कि यदि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारी कूटनीति अमेरिका के सामने सिर्फ नतमस्तक होकर झुकी नहीं है बल्कि रेंग रही। कार्यकर्ताओं में गुस्सा इतना था कि सीएम आवास पहुंचे जेडीयू विधायक को ही खदेड़ दिया गया। रैली में आई भीड़ ही अगर चुनाव परिणाम बताती तो प्रशांत किशोर हीरो से जीरो पर नहीं सिमट जाते। अमेरिका ने बुधवार को भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया। अमेरिका ने भारत के समुद्री पड़ोस को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया। कमाल की बात है। नमस्कार, मैं रोहित झा। इधर देश जब रंग उत्सव के जश्न में सराबोर था तभी बिहार के खुदरंग राजनीति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर साल की तरह इस बार भी भेड़ बकरियों की तरह होली पर बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूर अभी बिहार से निकले भी नहीं थे कि बिहार में नए मुख्यमंत्री की खबरें राजनीतिक पटल पर चौतरफा समा गई है। तमाम अटकलों पर मुहर लगाते हुए नीतीश कुमार ने आज सुबह खुद ट्वीट करके ये बताया कि वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। वैसे तो सूत्र बेलगाम होते हैं, लेकिन उन्हीं सूत्रों का कहना है कि यदि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार कम से कम 16 मार्च तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा के लिए मतदान और गिनती 16 मार्च को होनी है। बहुत संभव है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते ही बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बिठाएगी। बीजेपी से नए मुख्यमंत्री को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम की है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी संभावित चेहरों में लिया जा रहा है, क्योंकि वो यादव समुदाय से आते हैं और अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अमित शाह ने कई बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात भी कही है। पटना के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी इस चर्चा में शामिल है। नया मुख्यमंत्री कोई भी हो, ये बात अब पूरी तरीके से स्पष्ट है कि बीजेपी ने बिहार से नीतीश कुमार का खूंटा उखाड़ दिया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू के अंदर ही आम सहमति नहीं है, और जैसे ही खबरें आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं, वैसे ही सीएम आवास के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं में गुस्सा इतना था कि सीएम आवास पहुंचे जेडीयू विधायक को ही खदेड़ दिया गया। सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। अपने राजनीतिक करियर का मरसिया पढ़ने वाले नीतीश कुमार के विधानसभा चुनाव में पिछले बार के मुकाबले 42 सीट ज्यादा लाने के बावजूद क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार के इस नए कदम को लेकर ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी पटकथा चुनाव के पहले ही लिखी जा चुकी थी। बस सारा बखेरा इस टाइमिंग को लेकर है कि चुनाव के सिर्फ 3 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी से हटने का फैसला कर लिया है, अगर राज्यसभा वाला मामला सटीक बैठा तो। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। बिहार की ही तरह बीजेपी बंगाल चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है, मगर बंगाल के राजनीतिक पृष्ठभूमि की कहानी थोड़ी अलहदा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम मोदी लहर की आंधी में भी बीजेपी बंगाल का किला अभी तक नहीं भेद पाई है। बंगाल में बीजेपी इन दिनों जय श्री राम के बदले जय मां काली की उद्घोषणा के साथ परिवर्तन यात्रा पर है, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी जनसभा के एक वीडियो की चर्चा आज बंगाल के राजनीतिक हलकों में हर जगह है। जेपी नड्डा बीते रविवार कृष्णनगर की परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी उनके सामने हजारों कुर्सियां खाली पड़ी थी। कृष्णनगर बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए ये दृश्य बीजेपी के लिए कम से कम ठीक संकेत तो नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता की रैली में भीड़ न जुटने के अपने मायने निकाले जा सकते हैं, मगर रैली के भीड़ को वोट बैंक में कन्वर्ट होने का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। रैली में आई भीड़ ही अगर चुनाव परिणाम बताती तो प्रशांत किशोर हीरो से जीरो पर नहीं सिमट जाते। रैली में आई भीड़ ही अगर सकारात्मक संदेश देती तो बंगाल में आज लेफ्ट गर्त में नहीं चली जाती। तीसरी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति है।
आप कल्पना कीजिए कि भारत किसी विदेशी राजनेताओं को विभिन्न मसलों पर वार्ता के लिए भारत में आमंत्रित करे और उसे ही सुरक्षा न दे पाए। क्या आप ऐसी स्थिति सोच सकते हैं? क्या ये देश की सरकार और उसकी मेहमान नवाजी पर गंभीर सुरक्षा चूक का सवाल पैदा नहीं करती? यही हुआ है। अमेरिका ने बुधवार को भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया। श्रीलंका की नौसेना के अनुसार इस हमले के बाद अब तक 87 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 32 लोग बचा लिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक करीब 60 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। यह ईरानी जहाज 18 फरवरी को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। 25 फरवरी को यह भारत से रवाना हुआ था, तभी रास्ते में अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया। भारत में ही आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास से लौट रहे जहाज को निशाना बनाकर अमेरिका ने भारत के समुद्री पड़ोस को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया। कमाल की बात है। सवाल है कि अमेरिका को यह करने की इजाजत आखिर किसने दे दी? क्या भारत अपने ही समुद्री दखल का नियंत्रण खो बैठा है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत ने अगर मिलान अभ्यास में भाग लेने के लिए ईरानी जहाज को आमंत्रित ना किया होता तो वह यहां नहीं होता। भारत इसमें मेजबान की भूमिका में था। इस अभ्यास के प्रोटोकॉल के अनुसार कोई भी जहाज गोला बारूद नहीं ले जा सकता और ईरानी जहाज यहां निहत्था था। ईरान के नौसेना कर्मियों ने हमारे राष्ट्रपति के सामने परेड की थी, बताइए। फिर भी अमेरिका ईरान के जहाज को डंके की चोट पर उड़ा देता है और सरकार मुंह ताकते रह जाती है। क्या भारतीय नौसेना को इस हमले की जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो अपने मेजबान की भूमिका निभाते हुए अमेरिका को इस हमले से क्यों नहीं रोका गया भाई साहब? क्या नौसेना के अफसरों को भी यह निर्देश दिया गया था कि जो उचित समझो वो करो? क्योंकि प्रधानमंत्री तो देते आए हैं ऐसा निर्देश। हमारी कूटनीति अमेरिका के सामने सिर्फ नतमस्तक होकर झुकी नहीं है बल्कि रेंग रही है। ये बात प्रधानमंत्री को आखिर कब समझ आएगी? आखिर कब तक आप समूचे राष्ट्र की छवि के साथ समझौता करते रहेंगे? विदेश नीति को मृत्युशैया पर लेट जाने का इंतजार करते रहिए और देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।